तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अमेरिका के वर्जीनिया में अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक स्कूल था। स्कूल छोटे छोटे बच्चों का था। अब उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे टास्क मिलते थे। जो बच्चा उन टास्कों को पूरा कर लेता उसे अप्रिसिएशन मिलता, लोगों के बीच उसे लेके जाया जाता, बच्चों के बीच उसकी एक परेड होती कि ये लड़का बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत आगे जाएगा। वहीं जो बच्चा उस टास्क को नहीं पूरा करता, जैसे कोई होमवर्क मिला, उस होमवर्क को उस बच्चे ने नहीं किया, तो फिर उसको टीचर डांटती थी, फटकारती थी, सबके सामने कहती थी कि देखो ये नहीं पढ़ लिख रहा। तो ऐसे ही एक दिन टीचर ने होमवर्क दिया था। अब होमवर्क देने के बाद लगभग सभी बच्चे होमवर्क करके आते हैं। टीचर अपना कॉपी वगैरह चेक करती है और इत्तेफाक से एक लड़का ऐसा था जिसने होमवर्क किया नहीं था। अब टीचर ने हर बार की तरह उसको डांटा। डांटने के बाद टीचर अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन जब टीचर इस बच्चे को डांटती है तो ये बात इस बच्चे के जहन में घर कर जाती है। ये गुस्से में आता है अपने घर पे, न कुछ कहता है न खाना खाता है। रात भर सोचता रहता है कि टीचर ने पूरे क्लास के सामने मुझे डांट दिया, काफ़ी एम्बेरसिंग रहा। खैर अगले दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद फिर से क्लास स्टार्ट होती है, फिर से ये बच्चा जाता है और जाने के बाद जैसे फिर से कुछ होमवर्क वगैरह चेक होता है और इस बार भी इस बच्चे ने जब होमवर्क नहीं किया था, जैसे ही टीचर इसको डांटने को होती है फ़ौरन ही अपने बैग से एक गन निकालता है और निकालने के बाद टीचर के ऊपर फायर कर देता है। अब नज़दीक से टीचर के ऊपर फायर, किस्मत खराब थी, टीचर को गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद कुछ ही वक्त में टीचर की मौत हो जाती है। अब फ़ौरन ये मामला पुलिस में जाता है। पुलिस आती है, बॉडी अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करवाती है। लेकिन अब सवाल ये भी था कि कत्ल तो हुआ है और कातिल भी है, लेकिन एक 6 साल का बच्चा, उसको किस जुर्म में अंदर करें। अब इधर कत्ल हुआ है तो जिसका कत्ल हुआ है उसका भी पक्ष सुनना पड़ेगा। अब पुलिस वाले गजब कन्फ्यूजन में। बहरहाल उन्होंने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में पूरे घटनाक्रम की सुनवाई होती है। तमाम सबूत, तमाम गवाह, सब कुछ उस बच्चे के खिलाफ थे। लेकिन 6 साल का बच्चा, उसे सज़ा भी क्या मिले। अब ऐसा है नहीं कि उसे उम्र कैद या फिर जेल में डाल दें। तो तमाम जिरा बहस के बावजूद जब कंक्लूजन निकल के सामने आया उस कोर्ट का, जो वर्जीनिया की कोर्ट है, वो वास्तव में बड़ा हैरान करने वाला है। इसी वजह से आपको बता भी रहा हूँ। दरअसल जो कोर्ट है उसने उस बच्चे को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो माँ थी उस बच्चे की, उसको 2 साल की जेल हो गई। कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाते हुए कहा कि अगर इस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश ठीक ठाक तरीके से की होती तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं आती। और अगर एक 6 साल का बच्चा ऐसे टेंशन, ऐसी डिप्रेशन, ऐसी एंजाइटी से चल रहा, अपने घर में जाता है, गन निकालता है, तो कैसी लापरवाह माँ है कि उसे भनक तक नहीं लगी। इसलिए इस माँ को 2 साल के लिए जेल जाना होगा। अब ये फैसला आज ही आया और जब मुझे पता चला तो मुझे लगा ज़रूर आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस कोर्ट के फैसले में बहुत कुछ हिडन मैसेज है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत अगर कायदे से करूं तो इसका एक पार्ट मैंने 2-3 दिन पहले सुनाया भी था और अलग अलग चैनलों पे आपने सुना भी था। जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ अभी 2023 में, जो कुछ प्रोटेस्ट करने वाले आते हैं, आने के बाद अब स्मोक गन, जो स्मोक क्रैकर वगैरह था, उसको यूज़ करते हैं। यूज करने के बाद पूरे संसद में एकदम धुआं धुआं। अब ये तमाम चीज़ें जब हुई तो होने के बाद दिल्ली एकदम अलर्ट पे हो गया। आसपास के राज्यों में भी सूचना दी गई, क्योंकि जब शुरुआत में ये चीज़ें हुई, घंटे 2 घंटे पहले पार्लियामेंट का जो पहला अटैक था उसके बारे में लोग चर्चाएं कर रहे थे, शोक सभा भी हुई। और जब ये चीज़ दोबारा हुई सेम बरसी के दिन, तो लोग ताजुब में थे। मन में डाउट भी था कि कहीं ये लोग किसी संगठन से ना हो, क्योंकि शुरुआत के कुछ घंटों तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। हालांकि इन लोगों ने डिनाई किया कि हम किसी संगठन से नहीं हैं, लेकिन सबके जहन में था कि डेट, तारीख, तमाम चीज़ें सेम, पैटर्न भी हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी प्लान, किसी साजिश का हिस्सा हो। लिहाजा पूरा दिल्ली एक तरह से अलर्ट पे था। दिल्ली पुलिस एक बार संसद के सामने अपना भद्द पिटवा चुकी थी। मैंने सुना भी कि कैसे 3000 लोगों के बीच वो 2 लोग पहुंच जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। खैर ये गलती होने के बाद अब पुलिस को कायदे से चेतना चाहिए था। पूरा जब दिल्ली अलर्ट पे हुआ तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह एक तरह से जो चकाचौंध व्यवस्था होती है पुलिस की, वो बढ़ा दी गई। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जान के कि इसी बीच एक शख्स सूटकेस में लाश लेके इधर से उधर दिल्ली में घूमता रहा और फिर किसी पुलिस वाले को भनक तक ना लगी।
और ये गिरफ्तार होता है प्रयागराज में। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है 14 तारीख की रात, यानी 13 तारीख की रात 14 तारीख की सुबह 2:40 उत्तर प्रदेश का बेहद मशहूर शहर प्रयागराज। और इसी प्रयागराज के संगम पे पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात का वक्त था और प्रयागराज में संगम के किनारे कुछ ऐसे लोग जो इनलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कोई तस्कर हो गया, असलहे वगैरह का भी जो डील होता है वहीं होता है, नशे का भी होता है। तो ऐसे ही वजहों से बचने के लिए पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं कि कुछ सस्पिशियस दिखाई दे, कोई सस्पेक्ट मिले तो उससे पूछताछ करें ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। तो ऐसे ही 14 तारीख को भी पेट्रोलिंग हो रही थी। अब जैसे ही संगम किनारे पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। अब कड़ाके की ठंड, नदी का किनारा और एक लड़का खड़ा, पहले तो ये ताजुब लगा। पुलिस वाले थोड़ा सा करीब जाके देखने की कोशिश करते हैं तो पहले देखते हैं कि लड़का जो है 2 बैग के साथ खड़ा है, एक सूटकेस एक बैग। और जब लड़का पुलिस वालों को आते देखता है तो उस सूटकेस से किनारा काट लेता है, यानी यहाँ रखा है तो थोड़ी दूर जाके खड़ा होता है। अब पहले तो ठंडी में खड़ा होना, ऊपर से 2-2 सूटकेस, तीसरा पुलिस को देखते ही सूटकेस से दूर भागना। पुलिस वालों को डाउट हो गया। अब पुलिस वालों को डाउट हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो पास जाके पूछते हैं। पास गए, पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़का बताता है कि सर मैं संगम नहाने आया हूँ और अभी बाहर से ही आ रहा हूँ, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि सुबह हो तो नहा लूँ, क्योंकि रात में तो नहाया नहीं जाएगा। पुलिस वालों को भी लगा चलो ठीक है। लेकिन इसी दौरान जब उनकी नज़र फिर से सूटकेस पे पड़ी और लड़का सूटकेस से दूर भाग रहा है, जैसे सूटकेस उसका है ही नहीं, तो फिर पूछा कि सूटकेस में क्या है। अब ये सवाल जब बच्चे से पूछा तो फिर लड़का हड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि साहब सूटकेस में कुछ नहीं, बस कपड़े हैं। अब पुलिस वालों को डाउट हुआ कि संगम किनारे रात के 2:40 पे सूटकेस, कपड़ा, लड़का खड़ा है, सुबह का इंतजार कर रहा। उन्होंने कहा कि अब खोल के दिखाओ इसमें है क्या। अब लड़का आनाकानी करने लगा। बहरहाल फ़ौरन एक पुलिस वाला उस बच्चे के पास जाके खड़ा होता है, दूसरा उस बैग को खोलता है और जैसे ही खोलता है तो उस बैग के अंदर से एक लाश मिलती है। अब लाश जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो फ़ौरन ये लड़का भागने की कोशिश करता है। खैर फ़ौरन इसको दौड़ा के पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद अब ये जो सिपाही वगैरह थे इन्होंने आला कमान पे अपनी इत्तला की कि सर यहाँ सूटकेस पे एक लाश मिली है संगम पे। फ़ौरन इसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस की पूरी टीम आई। उसके बाद उस सूटकेस से लाश को निकाला गया। सूटकेस पुलिस वालों ने अपने कब्जे में लिया, दूसरे सूटकेस को भी खेला। हालांकि जब दूसरे वाले को खोला गया तो उसमें सिर्फ किताबें और कपड़े मिले। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस लड़के को पूछताछ के लिए थाने लेके आया गया और जब इससे पूछा गया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और ये लाश किसकी है, तो लड़का बताता है कि सर मेरा नाम हिमांशु है, मैं हरियाणा से आया हूँ और ये लाश मेरी माँ प्रतिभा देवी की है। अब पुलिस वालों ने पूछा कि ये लाश अगर तुम्हारी माँ की है तो तुम सूटकेस में क्यों ला रहे हो, पूरा मामला क्या है। तब जाके लड़के ने जो कहानी सुनाई और उस कहानी में जो कुछ प्रोसेस था उसे जब यूपी पुलिस ने सुना तो एक बार फिर से जो चेहरा था शर्मसार हो गया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है असल में बिहार से। बिहार में एक जगह लगती है गोपालगंज और इसी गोपालगंज में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक मुखिया था, उसकी बीवी थी प्रतिभा देवी और एक लड़का था जिसका नाम था हिमांशु। हिमांशु पढ़ने लिखने में अच्छा था, बदकिस्मती से बेहद गरीब परिवार में जन्म ले रहा था। तो जब परिवार वालों ने देखा कि हिमांशु पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है तो उन्हें लगा कि अगर इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए तो शायद ये पढ़ लिख के कुछ कर जाएगा। इसलिए अब माँ बाप ने इसको पढ़ाने का फैसला किया। हाई स्कूल का इसने एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक नंबर आ गए। उन्हें लगा अब इसको कुछ तैयारी वगैरह कराई जाए। इसके बाद इधर माँ बाप के भी जो संबंध थे यानी प्रतिभा देवी और उसका पति जो था, इन दोनों के बीच भी खटास होने लगी। आए दिन अब ये दोनों लोग झगड़ा करते, आए दिन ये दोनों लोग लड़ाई करते। अब इस चीज़ का जो असर था हिमांशु पे पड़ता। आलम यह हुआ कि कुछ दिनों बाद तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार ही नहीं थे। इधर जो पति था वो नौकरी कर रहा था, तो जो माँ थी प्रतिभा देवी हिमांशु को अपने साथ लेती है और कहती है कि अपने बेटे को मैं पढ़ाऊँगी। और हिमांशु के साथ हरियाणा के हिसार में एक जगह लगती है आर्यानगर। इसी आर्यानगर में किराए के मकान में रहने लगती है और एक मिल में जाके नौकरी करने लगती है। लगभग 5,500-6 हज़ार इसकी सैलरी। अब उसी 5,500-6 हज़ार रुपये सैलरी पे अपने बच्चे हिमांशु को पढ़ाती लिखाती, अपना घर का खर्च चलाती।
जैसे तैसे करके उसने 11th पास कराया, उसके बाद 12th का भी, इंटरमीडिएट का इसने एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक नंबर आ गए। उसके बाद माँ ने कहा कि अगर तुम बीटेक कर लो तो शायद आगे की ज़िंदगी आसान होगी। हिमांशु को भी लगा चलो ठीक है बीटेक कर लिया जाएगा। उसने तैयारी शुरू कर दी और उसने तैयारी शुरू की आईआईटी की, यानी जेई एग्ज़ाम, जो जेई मेंस जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है। अब जब ये तैयारी शुरू की, इसी दौरान अब ये अलग अलग लोगों के संगत में आया। अब वहाँ कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, कुछ अमीर लोग मिले, कुछ गरीब लोग मिले। बदकिस्मती से हिमांशु की गिनती जो थी वो गरीब लोगों में थी। इधर इसके कुछ दोस्त थे, वो लगातार ठीक ठाक गाड़ियों से आते, ठीक ठाक उनकी पॉकेट मनी मिलती, अच्छे अच्छे रईसजादे वहाँ पढ़ रहे थे। इधर हिमांशु की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो उस हिसाब से न पैसे मिल रहे थे न कुछ। तो फिर इसने अपनी स्थिति को समझना मुनासिब नहीं समझा। इसे लगा कि अगर माँ मेरे 6,000 रुपये पाती है और उस 6,000 में 4-5 हज़ार मुझे दे दे तो शायद मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजरेगी और इन लड़कों में मेरा भौकाल होगा। इसने अपने माँ से मांगना शुरू किया। अब जब माँ से मांगा तो माँ ने पूरे परिवार की स्थिति उसे समझाई कि भैया घर की स्थिति गड़बड़ है, इतने पैसे हैं नहीं अपने पास, कहाँ से दिया जाए। लेकिन इस 20 साल के हिमांशु को ये बात समझ में नहीं आ रही। लगातार अपनी माँ के ऊपर दबाव बनाता रहा, उससे लड़ता रहा। घर में और कोई था नहीं तो माँ से लड़ झगड़ के थोड़े बहुत पैसे और ले लेता। लेकिन ऐसी अभी 13 तारीख की बात है, 13 दिसंबर की, ये अपनी माँ से 5,000 रुपये मांगता है, क्योंकि 12 तारीख को सैलरी मिली थी। अब 6,000 सैलरी मिली थी, उसी 6,000 में घर का रेंट देना था, खाने का खर्चा, और इधर 5,000 ये मांग रहा। माँ ने मना कर दिया और जैसे ही माँ ने मना किया तो इसी बात को लेकर हिमांशु अपनी माँ से लड़ने लगता है। माँ भी थोड़ा सा डांट फटकार देती है तो हिमांशु की ये बात इतनी नागवार गुजरती है कि अपने माँ के ऊपर हमला करता है और गला दबा के उसका कत्ल कर देता है। अब गुस्से में तो इसने कत्ल कर दिया, लेकिन अब ये डरने लगा, अब क्या करे। तो फिर इसने सोचा कि लाश को अगर कहीं बहुत दूर फेंक दिया जाए तो ना तो मामला खुलेगा ना ही कुछ और होगा। तो फिर अपनी माँ की लाश को लेकर निकलता है। सबसे पहले एक सूटकेस लाता है, उसमें लाश को डालने की कोशिश करता है। लाश जाती नहीं तो अपनी माँ की हड्डियों को बुरी तरीके से तोड़ता है, कमर की हड्डी को, पैर की हड्डी को, और बॉडी को तोड़ मरोड़ के उस सूटकेस में भर देता है। सूटकेस में भरने के बाद एक और बैग, उसमें किताबें और कपड़े पैक करता है, दोनों लेके निकलता है। रास्ते में एक ऑटो बुक करता है। एक राहगीर जा रहा था, उससे मदद भी मांग लेता है। मदद मांगने के बाद अब उस ऑटो में बैग रखवाता है, रखवाने के बाद लेके पहुंच जाता है हांसी रेलवे स्टेशन। हांसी से निकलता है। निकलने के बाद, और ये वक्त था शाम के 6:30 बजे का लगभग, निकलने के बाद हांसी से पहुंचता है रेवाड़ी स्टेशन। रेवाड़ी पे उतरता है, वहाँ ट्रेन चेंज करता है। ट्रेन चेंज करने के बाद ये पहुंचता है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के पहले अगर बात करूं तो ये दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशन पे, चूँकि वहाँ स्टॉप जो था वो रुकने वाला तगड़ा था, मतलब 15 से 20 मिनट की, ये उन 3 जो 2 बैग इसके साथ थे उसके साथ उसी ट्रेन में बैठा रहा। कहीं प्यास लगी तो ये उतरा, कहीं भूख लगी तो ये फिर खाना लेने बाहर गया, चिप्स, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम चीज़ें ली। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दिल्ली पुलिस उस टाइम सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे थी। दिल्ली में एक शख्स लाश को ट्रेन से लेके घूम रहा, और अगर किसी के पास डेड बॉडी है तो कितनी भी नॉर्मल दिखने की, नॉर्मल एक्टिंग करने की कोशिश करे, पुलिस को देखेगा तो उसका हाव बिगड़ेगा। पुलिस वाले आमतौर पे रात में ऐसी ट्रेनों में टॉर्च मार के देखते हैं, खासकर जनरल डिब्बे में, नॉर्मल डिब्बे में जो रिजर्वेशन वाले होते हैं। एसी कोच को अगर हटा दीजिए तो लगभग हर डिब्बे में एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई संदिग्ध तो है या नहीं है। तो अगर पुलिस वालों ने इस पर टॉर्च जलाई होगी, इसको देखा होगा, ये पुलिस वालों को देख के थोड़ा सा डरा होगा। ये भी डर था कि कहीं लाश से खून ना आ जाए, बदबू ना आ जाए, तो ये तमाम चीज़ें ये डर रहा होगा। लेकिन पुलिस वालों ने फिर से क्या मुस्तैदी दिखाई कि फिर से दिल्ली में लगातार घूमता रहा। कई घंटे दिल्ली में इसके गुजरे और पुलिस वालों को फिर भनकना लगी। उसके बाद ये आ जाता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में फिर ये उतरता है। उतरने के बाद फिर से वहाँ उस सूटकेस को लेके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाता है, यानी पहले हांसी से रेवाड़ी उतरता है, फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक उस सूटकेस को लेके गया। वहाँ गाज़ियाबाद वाली ट्रेन पे बैठा। गाज़ियाबाद में जब उतरा तो फिर से अब एक स्टेशन से जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 फिर इंतज़ार भी किया होगा कि कोई ट्रेन आ रही या नहीं आ रही। इसके बाद जब प्रयागराज की ट्रेन आती है तो उसमें बैठता है। बैठने के बाद उस ट्रेन से प्रयागराज आता है। आने के बाद एक ऑटो बुक करता है। अब फिर से मुस्तैदी देखिए कि ऑटो में उस सूटकेस को डालता है।
डालने के बाद फिर संगम पहुंचता है और संगम पे बस ये इंतज़ार कर रहा था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, क्या करें। तब जाके ये पकड़ा गया और तब जाके ये पूरा मामला खुला। अब जब यहाँ की पुलिस ने वहाँ कांटेक्ट किया, जो कि कत्ल वहाँ हुआ है, तो ये पूरा मामला सुनने के बाद अब हरियाणा पुलिस को मामला हैंडओवर किया गया। उन्होंने जब पूरे मामले को सुना तो एक इत्तेफाक देखिए कि उन्होंने कहा कि हाँ, हमें कुछ सूचना मिली थी कि एक बिल्डिंग में कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है हमने बहुत बारीकी से समझा भी नहीं, और जब किसी बारीकी से हमें कोई सबूत मिला नहीं तो हमने भी जाके देखना जरूरी नहीं समझा। तो अब आमतौर पे मैं लगभग पुलिस वालों को ग्लोरीफाई करता हूँ, लेकिन इस केस में देखिए कि कैसे एक शख्स लाश लेके बाकायदा आधे 1 घंटे, चुकी ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी स्टेशन पे ये ट्रेन आई होगी तो आने के बाद गाज़ियाबाद की ट्रेन वहीं खड़ी रही होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा। ट्रेन आधे घंटे बाद आई होगी, 1 घंटे बाद आई होगी, 2 घंटे बाद आई होगी। इसके पास टिकट भी नहीं था, चूँकि मर्डर प्लान करके था नहीं। तो ये तमाम चीज़ें उस लाश को लेके घूमता रहा, करता रहा, और पुलिस वालों ने एक बार भी इसके ऊपर डाउट नहीं किया। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक अफसोसनाक चेहरा पुलिस का निकल के सामने आता है। तो फिलहाल इसके ऊपर अब मामला दर्ज किया गया है, जो भी होता है देखते हैं। तो 2 बड़ी अफसोसनाक चीज़ें, एक पुलिस की लापरवाही और एक बेटा अपनी ही माँ को इस तरह से मार दिया, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।